गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 22वां क्लास है। कल 21वां क्लास था। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 क्लियर किया था और बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से होमवर्क बना करके भी भेजा था। बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी तरह आप लोग होमवर्क बना के भेजते रहिए। मैंने एक बात बताया था आप लोग को कुछ दिन पहले के क्लास में कि मैं बहुत जल्द आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा मैथ का ही, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बता दूं कि इस वीक उस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब ये टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा, अगले वीक होगा। मैं इसकी सूचना आप लोगों को दे दूंगा। जब ये होने वाला रहेगा उससे कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये टेस्ट कब होना है, ठीक है। तैयार रहें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहें, चाहे जिस किसी चीज़ से करें, बुक से करें, गेस्ट पेपर से करें या क्वेश्चन बैंक से करें, तैयारी जारी रखें। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में ही आप लोगों का टेस्ट लूँगा, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि किन किन बच्चों ने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। उनमें से नाम है मिस्टर आयुष राज 10C, मुस्कान 10A, सुमित 10D, तान्या प्रिया 10A, आंचल 10C, प्रेम 10A, स्वाति 10A, शिवानी 10A, नीतीश 10A, कृति 10A, सिप्रा 10A, अमोली 10A, शुभम सिन्हा, राहुल 10C, गौरव राज 10D, राम 10A, उमाकांत 10A, राहुल 10B, साक्षी 10A, आलोक 10A, मनीषा 10C, आस्था 10B, रिमझिम 10B, अंजलि 10A, रविता 10B, शशि 10B और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना के भेजा है। बहुत अच्छी बात है। कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3, वहाँ से आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं आज। लेकिन उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि कुछ बच्चों ने एक आध सवाल पूछा था कि सर ये सवाल मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बना। तो चलिए सबसे पहले हम उन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं जो बच्चे ने पूछा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 का ही तीसरा का 4 नंबर सवाल था। तीसरा का 4 नंबर, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद मैं आज फिर जो पढ़ाना होगा उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बना करके भेजा था, इसी तरह आप लोग बनाते रहें। तो सवाल को मैं पढ़ता हूं। पहले सबसे पहले सवाल है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच बीच में जब कोई बात याद आ जाएंगी तो मैं फिर उस पर चर्चा कर लूँगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? आप लोग 3.3 NCERT बुक खोल लें। कल जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 3.2 लिख दिया था। खैर वो सब कॉमन है, कॉमन मिस्टेक है, वो सब आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। चलिए तो ध्यान से देखें। एक इस यहाँ पर दो चीज़ है। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। देखिए मैंने कहा था हर सवाल में, इस तरह के सवाल में, चूंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो 2 पार्ट होगा, इसमें 2 टर्म होगा। यहाँ भी 2 टर्म है, एक नियत भाड़ा है और दूसरा क्या निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लोग मान लेंगे, माना
नियत भाड़ा बराबर x रुपया, एवं दूसरा चीज क्या पूछा जा रहा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा भाड़ा मान रहे हैं तो रुपया लिखना आवश्यक है। देखिए नियत भाड़ा का मतलब क्या होता है, फिक्स भाड़ा, मतलब वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। और प्रति किलोमीटर भाड़ा का मतलब क्या होता है कि प्रति का मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया है ना। तो देखिए समझिए, तो एक नगर में क्या है, एक नगर में सिस्टम क्या है कि एक नगर में टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब टैक्सी में जो भाड़ा लग रहा है वो कैसा भाड़ा ले रहा है, कैसे किस प्रकार ले रहा है, पहले नियत भाड़ा लेता है और उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाइएगा उसका भाड़ा उसमें ऐड कर दिया जाता है। इसी सिस्टम से भाड़ा लिया जा रहा है। जैसे कि इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए, कल्पना करते हैं कि नियत भाड़ा है 50 रुपया, मान लेते हैं आप ही जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, तो नियत भाड़ा मतलब ये सबसे लेगा, जो भी आदमी उस टैक्सी में यात्रा करेगा सबों से वो भाड़ा लिया जाएगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए, चाहे 2 किलोमीटर जाइए, चाहे 50 किलोमीटर जाइए, वही हुआ नियत भाड़ा। और प्लस मान लीजिए कि 10 रुपया प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से ले रहा है। मान लीजिए, इस सवाल को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, यदि आप 1 किलोमीटर गए उस टैक्सी से तो कितना लगेगा, 50 रुपया, ये नियत भाड़ा ये तो सबको लगता है, अब प्लस 10 रुपया मतलब 60 रुपया लगेगा। यदि आप 2 किलोमीटर जाते हैं, नियत भाड़ा तो यही रहेगा, और 2 किलोमीटर का 10 रुपया के हिसाब से कितना हो गया, 20 रुपया, तो 50 + 20 70। इसी सिस्टम से टैक्सी चल रही है आपके प्रश्न के अनुसार, और नॉर्मली होता भी यही है। चलिए अब मान लीजिए कोई आदमी 5 किलोमीटर गया उसी टैक्सी से, तो नियत भाड़ा ये तो भाई लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे 50 किलोमीटर जाओ। तो 5 किलोमीटर गया तो नियत भाड़ा तो यही, और 1 किलोमीटर का 10 रुपया है तो 5 किलोमीटर का 50 रुपया, 50 + 50 100 रुपया लग जाएंगे उसके। इस तरह का सिस्टम है आपके प्रश्नानुसार। तो देखिए एक व्यक्ति क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 किलोमीटर गया बेचारा, तो इस आदमी को 105 रुपये देने पड़े। इससे एक समीकरण बनाएंगे हम लोग। प्रश्न से, ठीक है। देखिए 10 किलोमीटर गया, 105 रुपया लगा। अब इससे इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, जैसे आदमी वो टैक्सी में प्रवेश किया, यात्रा शुरू किया, तो भाई नियत भाड़ा तो ये तो सबको लगता है, x है, चाहे तुम कितना भी किलोमीटर जाओ वो नियत है। नियत को अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्स, कांस्टेंट, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, हर आदमी के लिए वो समान है। और कितना किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना माने हैं, y, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y, 10 और बीच में गुना छिपा हुआ है ना। 1 प्रति किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, लेकिन वो आदमी गया कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया, तो 10y, 10 गुना y, अब बराबर उस आदमी को देने पड़े कितने, 105 रुपया। यहाँ रुपया लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब दूसरा लाइन पढ़िए भाई। इसमें क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ा। कोई आदमी 15 किलोमीटर गया और उस आदमी को पे करने पड़े कितने, 155, मतलब 155 रुपया। अब इससे आपको दूसरा समीकरण बना लेना है। मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे। तो x ये तो फिक्स है, कितना भी किलोमीटर जाओ ये नियत भाड़ा तो लगेगा ही भाई। चलिए अब 15 किलोमीटर जा रहे हैं
1 किलोमीटर का भाड़ा 1 वाई है, एक छिपा हुआ है यहाँ पर, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 वाई, और सब मिला के उसको देने पड़े कितने, 155। देखिए 2 समीकरण बन गए। अब आपके पास 2 समीकरण हैं। सवाल में कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है, और लास्ट में एक और चीज में जोड़ दिया है, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा वो तो निकाल लेंगे। लास्ट में एक लाइन क्या दे दिया है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, उसको कितना भाड़ा लगेगा, मतलब एक पूछ जोड़ दिया गया है। तो उसका काम हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल लेते हैं। आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि, फिर भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूं क्योंकि आप जानते हैं, उतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस 10y उधर चला जाएगा, माइनस 10y हो गया। चलिए इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 3। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, अभी फर्स्ट से चले, x का वैल्यू निकाले y के फॉर्म में, लेकिन ये फाइनल नहीं है अभी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब 1 से चले तो 2 से चलेंगे, यदि 2 से x का मान निकालते तो अब यहाँ 1 से चलते। चलिए 2 से चलेंगे, x प्लस 15y इक्वल टू कितना, 155, 155। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। चलिए इसको काटना नहीं है, चलिए तो अब x का मान कितना है, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। तो x का मान रख देंगे 105 माइनस 10y। x का मान हमने रख दिया, कितना है, 105 माइनस 10y, है ना। अब अलग से कितना है, प्लस 15y, प्लस कितना, 15y, और बराबर कितना, 155। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 105, 105, 15y में 10y चला गया, कितना y बचेगा, 5y, वो भी प्लस में, क्योंकि इन दोनों में बड़ा जो है उसका चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। अब बराबर कितना, 155। 155 प्लस 105 को जब हम उस पार भेज देंगे तो माइनस 105 हो गया। 155 में 105 चला गया, कितना बचा, 50 बच गया। y बराबर कितना, 50, ये 5 इंटू में है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में, तो y इक्वल टू 10। चलिए देखिए संयोग से वही आंसर आया जो मैंने ऐसे मन से सोचा था। y बराबर 10, मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। उस शहर में 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा 10 है। अब वो x निकालेंगे, मतलब नियत भाड़ा। किसी में रखिए, फर्स्ट में रखिए, सेकेंड में रखिए, या थर्ड में रखिए। चलिए थर्ड में रखते हैं। तो थर्ड क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई का मान कितना निकला, 10, 105 माइनस 100, 10 गुना 10 100, 105 में 100 चला गया 5। चलिए नियत भाड़ा 5 रुपया है, मतलब नियत भाड़ा चलिए कम है, अच्छी बात है। नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। यदि केवल यही दोनों पूछा जाता तो हम यही छोड़ देते, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है आपके बुक में, आप गौर से देखेंगे क्या जोड़ दिया गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है। ठीक है, एक व्यक्ति को कितना जाना है, 25 किलोमीटर, तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उसको भी निकालना होगा।
चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, और फिर लास्ट में भाषा लिख देंगे हम लोग, लैंग्वेज लिख देंगे। पच्चीस किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा। पुनः प्रश्न से, ठीक है। कुल भाड़ा देखिए x प्लस x तो भाई सबको लगेगा, चाहे आप कितना भी किलोमीटर क्यों ना जाएं, ये तो नियत भाड़ा है। ये जस्ट इसके तरह है जैसे कि आप किराया लेते हैं कोई रूम, आप रहें या ना रहें भाड़ा तो लग ही जाता है, सेम उसी तरह का है। तो ये नियत भाड़ा, आप 1 किलोमीटर जाएं या 50 किलोमीटर, ये x सबको लगेगा, और 25 किलोमीटर गया तो 25y उसमें ऐड कर दीजिए, ये टोटल कुल भाड़ा कितना देना होगा वो निकल जाएगा। तो x का मान कितना निकला 5 प्लस 25 इंटू y का मान कितना निकला 10। 225 में 10 से गुना करेंगे 250 प्लस 5 कितने हो गए 255 रुपया। अब देखिए अतः, अब क्या करेंगे आप भाषा लिख दीजिए। अतः x को क्या माने थे हम लोग नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया एवं प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना 10 रुपया। एक आंसर तो ये हो गए, और लास्ट में ये भी लिख दीजिए, और 25 किलो किताब के अनुसार मिला के लिखेंगे यात्रा करने का कुल भाड़ा, करने का कुल भाड़ा कितना हो गया 255 रुपया। ठीक है, आराम से आप इसको बना लेंगे। नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, और एक अलग से पूछ जोड़ा गया था, वो पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा, तो वो कितना हो जाएगा 255 रुपया। आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक करके इसे उतार लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बहुत सारे बच्चे ने इस चैप्टर के अंतिम सवाल को पूछा था, तीसरा का 6 नंबर। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि देखिए किसी को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना भी ये मुनासिब नहीं होगा। इसलिए जो जो प्रॉब्लम हुआ है, जो जो बच्चों ने पूछा है कि सर ये नहीं बना, वो नहीं बना, पहले हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यदि समय बचा तो नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं तो फिर अगले दिन, कोई बात नहीं है। धड़फड़ करने से भी कुछ नहीं होगा, आराम से ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हाँ, एक दो बात मैं देखिए अब याद आ जाती है बीच बीच में, तो मैं बोल देता हूँ। जैसे कि बहुत बच्चे ने सवाल कहा कि सर तीसरा का तीसरा नंबर बता दीजिए, आंसर नहीं आ रहा है। अब बताइए, तीसरा का तीसरा मैंने कल आप लोग को बखूबी अच्छे से बताया था। इसका मतलब है कि जिस बच्चे ने ये सवाल किया है उन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। 40-50 मिनट का एक क्लास होता है ना। आपके लिए, आपके करियर के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और यदि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तभी तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये 3 का 3 नंबर नहीं बना। किसी ने 3 का 3 नंबर बना दिया, आंसर निकाल दिया, x का मान 9, y का मान 1, इसका मतलब उसने भी वीडियो पूरा नहीं देखा। तोड़ तोड़ के देखेंगे तो कुछ पार्ट छूट जाएगा आपका, इसलिए देख लिया कि एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद ज़रूरत हो तो फिर से देखिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसलिए ध्यान से देखिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी। जैकब और उसका पुत्र 2 आदमी हैं।
माना जैकब की वर्तमान आयु, जब भी आयु मानिए ना तो वर्तमान लिख दीजिए जरूर। वर्तमान नहीं लिखने पर स्पष्ट नहीं होता आप कब की आयु मान रहे हैं, अभी की आयु मान रहे हैं या 5 साल पहले की आयु मान रहे हैं। एवं जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, मतलब जो पूछा गया वही हमने मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए प्रश्न से ठीक है, प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब पिता का नाम है और एक पुत्र है, इसमें भी 2 टर्म है, एक जैकब है और एक उसका पुत्र है। तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? चलिए, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो फिर इस तरह का दूसरा सवाल भी आप बना सकते हैं, केवल यही नहीं दूसरा भी। तो हाँ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अभी है जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी x + 5। तो पिता की आयु बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगी, है ना। आयु रुकता नहीं है, 5 साल में पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु का मन गुना, कितना गुना? 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु गुना 3। इससे एक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, x + 5 बराबर 3 × y 3y 3 × 5 15, है ना, प्लस 3y को इधर बुला लेते हैं। दोनों चर, दोनों वेरिएबल एक तरफ कर देंगे, दोनों कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे। +5 इधर चला गया, -5 x - 3y, 15 में 5 घटा दीजिए आप, 10। इक्वेशन 1। अभी देखिए एक लाइन पढ़ा हमने और एक समीकरण तैयार कर लिया। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब पूर्व, पुनः पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले की आयु निकालने में घटाना पड़ता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको कि आपकी आयु अभी 15 वर्ष है, 5 साल पहले की आयु यदि आपसे हमसे पूछें तो आप क्या करते हैं, अभी की आयु में उतना घटा देते हैं और आगे की आयु निकालने में उतना जोड़ देते हैं। तो ये आगे की आयु निकाले थे, अब ये पहले की आयु निकाल रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व तो पिता की आयु x - 5, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y - 5, है ना। तो कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी, गुना 7। मैथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है। फिर से आज मैंने बोला, मतलब 7 से गुना करने कहा तो मैंने 7 से ही किया। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी। x - 5, 7 को y से, 7y, 7 को 5 से, कितना हो गया? 35। अब इससे एक इक्वेशन बना लेंगे हम, है ना। +7y उधर चला आएगा, कितना हो जाएगा? -7y -35 इधर हो गए, ठीक है। अब -5 उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +5 x - 7y, 35 में 5 गया, -30। इक्वेशन नंबर 2। देखिए आपके पास 2 इक्वेशन तैयार हैं। अब आपको
प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है और आप निकाल लेंगे, है ना। बस मेन काम यही होता है। इक्वेशन तैयार हो गया, अब प्रतिस्थापन विधि आप हल करना जानते हैं। पहले इक्वेशन 1 से गाड़ी स्टार्ट करेंगे। x का मान निकल जाएगा 10 प्लस 3y, माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y। ये जो x का वैल्यू निकलेगा 1 से, उसको 2 में x के जगह पर पुट कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। लास्ट में लिख देंगे जो भी x का वैल्यू होगा वो जैकब की आयु हो जाएगी और जो y का वैल्यू होगा वो उसके पुत्र की वर्तमान आयु। लास्ट में भाषा लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर इतना वर्ष, वर्ष जरूर लिखेंगे, एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर इतना वर्ष, है ना। तो अपने अपने वीडियो को रोक करके आप इस सवाल को पूरा बना लिए। जिसने कल ये नहीं बना पाया था कोई बात नहीं है। चलिए, अब एक एग्जाम्पल का सवाल था जिसकी क्वेरी बहुत ज़्यादा हुई थी बच्चों के द्वारा कि सर ये सवाल भी नहीं बना, तो ठीक है, ये एग्जाम्पल 10 नंबर इसी चैप्टर का एग्जाम्पल 10, पेज नंबर 59, एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल। इसमें बोला गया है कि आप आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण लें। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? और अनुच्छेद 3.2 है कहाँ पर? तो ये है दो पेज नंबर 48 में 2 रेल पटरियां दी गई हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, क्या रेल पटरियां एक दूसरे, 2 समीकरण दिया गया है और आपको बताना है कि क्या ये दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। ये सवाल भी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कहा जा रहा है कि क्या इन दोनों समीकरण के द्वारा 2 रेल पटरियों को यदि दर्शाया जाए तो क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी? तो आपको क्या करना है, केवल इसका जांच कर लेना है। केवल इसका क्या करना है, जांच। आप बुक पर नहीं जाएं कि बुक में ऐसे बना है उसको उतार के भेज दिए, नहीं, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं कि यदि इसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो हम क्या कहते हैं, एक बिंदु पर काटेगी। यदि आलेख समांतर हुआ तो एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी, और यदि संपाती हुआ तो क्या होता है, अनंत बिंदुओं पर काटती हैं। तो आलेख नहीं खींचेंगे हम, क्योंकि आलेख खींचने बोला नहीं गया है, केवल जांच करना है। तो जांच कर लेते हैं हम लोग। a1 = 1, b1 = 2, c1 = -4। चलिए, a2 = 2, b2 = 4, c2 = -12। नाउ a1/a2 निकालिए, 1/2 आया। चलिए, b1/b2 निकालिए, 2/4 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब c1/c2 निकालिए, c1 कितना है, -4, और c2 क्या है, -12। माइनस माइनस कट गए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। आपने क्या देखा, आपने देखा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, दोनों 1/2 1/2 है, लेकिन तीसरा नंबर c1/c2 ये बराबर नहीं है। हमने देखा a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब इस तरह का होता है तो ऐसे समीकरण को विरोधी कहते हैं। ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, विरोधी। इसका कोई हल नहीं होता है और इसका आलेख समांतर होता है। और जब समांतर होगा तो बताइए, ये दोनों पटरियां एक बिंदु पर कटेंगी? बिल्कुल नहीं कटेंगी। बस वही चीज को भाषा में लिख देंगे। अतः दिया गया समीकरण
विरोधी है, नाम नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन नाम लिख देते हैं हम लोग जनरली। दिया गया समीकरण विरोधी है, इसका आलेख समांतर होगा। आलेख कैसा होगा? समांतर होगा, अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अतः यहां चूंकि लिख दीजिए, दोनों बार अतः अतः नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए एक जगह चूंकि लीजिए अतः, ठीक है। या इसलिए लिख दीजिए सबसे अच्छा, इसलिए दिया गया समीकरण हो गया अतः रेल पटरियां, यही ना पूछा गया था कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। दैट्स ऑल, है ना। बस आपको क्या करने हैं, इसको जांच करके मैंने बता दिया कि इसका आलेख जब समांतर है तो समांतर रेखा कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो कैसे रेल पटरियां काटेंगी, है ना। चलिए अपने अपने वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए, समझ गए तो अपने से भी बना सकते हैं। अब एक इस सवाल की चर्चा हम लोग करते हैं कि एक सवाल एक्सरसाइज 3.3 का था, 1 का 5 नंबर था। इसमें करना क्या था, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। लेकिन मैंने आपकी कॉपी देखी थी तो बहुत सारे बच्चे, कम से कम 7-8 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये सवाल गलत बना दिया था, ठीक है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लूँ, ठीक है। फिर आप लोग ये चैप्टर आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, जो भी आपका प्रॉब्लम था मैंने उसको दूर कर दिया, ये आखिरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहली गलती तो बहुत सारे बच्चों ने किया था कि √3x लिखने के चक्कर में x पर भी रूट लिख दिया था, जो बिल्कुल बिल्कुल बवंडर मिस्टेक। रूट x पर नहीं है, रूट केवल 3 पर है, तो 3 पर ही देना है ना। चलिए तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए प्रतिस्थापन विधि के लिए जो नियम है उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। देखिए x के ऊपर रूट नहीं जाना चाहिए, y के ऊपर, चर के ऊपर रूट नहीं है। आप सवाल को गौर से देख लें अपने बुक में, एक्सरसाइज 3.3 का 1 का 5 नंबर। √2x प्लस √3y उधर चला गया तो माइनस √3y हो गया। केवल x का मान निकालना है तो रूट को भी उधर, √2 को भी उधर भेज देंगे, माइनस √3y बाय √2। इक्वेशन थर्ड, x का मान मैंने निकाला y के फॉर्म में। अब ये मान चूंकि 1 से निकाला है इसलिए मैं इसे 2 में रख दूंगा, और यदि 2 से x का मान निकालते तो 1 में पुट कर देते। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहां इंटू है, गुना छिपा हुआ है। चलिए x का मान क्या निकाला है हमने, माइनस √3y बाय कितना, √2। जो भी निकाला है x का वैल्यू वो यहां पर पुट कर दिया, माइनस कितना, √8y इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 को ऊपर वाले से गुना होगा। √3 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 को √2 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 को ऊपर वाले से गुना करते हैं तो सबसे पहले साइन गुना होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस √3 इंटू √3 3y बाय कितना, √2।
2। अब परेशान ना हो आप कि सर 3 कहाँ से आ गया, रूट कैसे खत्म हो गया। देखिए √3 इंटू √3 2 बार गुना किया हमने तो क्या हो गया √9, 3 इंटू 3 9, तो √9 और 9 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 3। तो घुमा फिरा के हम वहीं पहुंच जाते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया √3 बराबर 3। आप भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब कितना है -√8y = 0, y रूट के बाहर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। भिन्न का जोड़ घटा होगा अब यहाँ पर √2 और 1 का एलसीएम √2 में √2 से भाग दिए, होता है ना एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर से हर से भाग दिया जाता है, तो √2 में √2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 को -3y से गुना करेंगे, है ना माइनस। अब देखिए √2 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा √2 को जब √8 से गुना करेंगे तो √16y, 8 गुना 2 कितना हो गया 16, √16। और यहाँ तो रूट खत्म हुआ था क्योंकि यहाँ दोनों सेम था, यहाँ अलग अलग है तो रूट रह ही गया -3y। अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 4, यहाँ 4 हो गया बाय √2 = 0, -3y -4y -7y बाय कितना √2 = 0। अब देखिए 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, हर अंक के नीचे 1 छिपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना, तो -7y को 1 से इतना ही रह जाएगा, √2 को 0 से तो 0 हो गया, y 0, जानते हैं 0 बहुत बड़ा राक्षस है, जब 0 को √2 से गुना करेंगे सबको ये निगल जाता है, खा जाता है। अब -7 गुना में है, जब इधर जाएगा तो ये भाग में हो गया, और फिर वही बात 0 में जब -7 से भाग देंगे तो 0 हो गया, है ना। बनाएंगे आप लोग इसी तरह, y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में 2 में या 3 में किसी में भी रख देंगे हम लोग, आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक के उतार सकते हैं इसको। समीकरण 3 में रखना है इसलिए हम 3 नहीं मिटाए हैं। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं आप, कोई मैटर नहीं है। 3 क्या है x = -√3y बाय √2, है ना। अब y का मान पुट कर देते हैं 0 बाय √2, तो -√3 को 0 से गुना हुआ 0 बाय √2, देखते हैं सबको निगलते हुए आगे बढ़ता है, फिर √2 से भाग दिए फिर 0, अतः हैंस x = भी 0 y = 0। बहुत सारी कॉपियां मैंने देखी थी कल का होमवर्क का कि आंसर तो आपने ला दिया था लेकिन प्रोसेस में 1-2 जगह मिस्टेक था, इसलिए पर्सनली बताना तो पॉसिबल नहीं हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए मैंने सोचा कि इसको क्लास में ही बता दूंगा ताकि आप सभी कोई देख लेंगे, ठीक है। एक सवाल इसमें और था 4 नंबर सवाल, 1 का 4 नंबर जो पॉइंट वाला सवाल था, इसको भी ठीक से बना लेंगे। इसमें सबसे कई तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा कि 0.2x जो है इसमें पॉइंट उड़ा दीजिए तो नीचे बाय 10 हो जाएगा, फिर 0.3y का भी 10 उड़ा दीजिए तो बाय 10, फिर 1.3 का भी 10 दशमलव उड़ा दीजिए पॉइंट तो नीचे बाय 10, फिर भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो नीचे वाला 10 दोनों तरफ हो जाएगा, LHS में भी और RHS तो 10 कट जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 2x + 3y = 13, है ना। उसके बाद नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, उसी तरह दूसरा समीकरण को भी आप पॉइंट उड़ा के बना सकते हैं, या चीज जैसे बनाए हैं वो भी ठीक ही है। तो आप लोग अच्छे से फिर से एक बार, अभी तक इस चैप्टर को हमने एक ही बार दिया है,
कम से कम 2 बार तो देते ही हैं हर चैप्टर को, इसलिए एक बार और अच्छे से, है ना, जिनका होमवर्क हमें अच्छा लगता है देख करके मैं उन पर रिप्लाई भी कर देता हूँ, गुड, नाइस, वेरी गुड। मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं, हमको लगता है कि नहीं चलो, लेकिन कुछ कॉपियाँ थोड़ी गंदी रहती है, उसको भी सुधार कीजिए आप लोग। सुधार हो भी रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सुधार नहीं हो रहा है। एक बार और अच्छे से बना करके इस चैप्टर को आपको कल होमवर्क के रूप में आज भेजना है। कल सुबह 7 बजे तक भेज सकते हैं आप, या तो आज दिन भर में भेज दीजिए। यदि आज दिन भर में आपके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पाया तो फिर कल सुबह 7 बजे तक आप होमवर्क बना करके भेज दीजिए, है ना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, होमवर्क क्या रहा? एक्सरसाइज 3.3 विथ एग्जाम्पल, शॉर्ट में लिखते हैं जैसे हम WE, मतलब विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी बनाना है आपको फिर से एक बार, और एक्सरसाइज भी बनाना है। फिर से बना करके आप भेजिए अच्छे से, और कल पक्का हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। और अपने आप को ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी तैयार रखिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, है ना। मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपने भाई बंधु का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। चलिए, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।